नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी एंड मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी लैब सीरीज का डे 10 है, जिसमें हम डेली 2 क्वेश्चन मॉर्निंग में आपको देते हैं, फिर आपको लिख के सबमिट करना होता है टेलीग्राम ग्रुप में। फिर मैं उसमें से 3 या 4 जो भी मुझे ठीक लगते हैं मैं चेक करके वापस डाल देता हूं, और अ, जो उसका मॉडल आंसर होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आने वाले मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो डेडिकेटली जो हमारा 31 और 30 मार्च को जो मेंस होने वाला है उसको लेके लैब सीरीज इंपॉर्टेंस है। डेली 2 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्लास रहेंगी, और सोर्स हमारा रहेगा एचसीएस के पिछले 3 साल के पीवाईक्यू। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि एकेडमी का रिजल्ट पिछले 2 साल में आपको पता है कि जैसे 2023 में 24 सिलेक्शन रहे, इंक्लूडिंग रैंक 1, और जो कि ऑफलाइन स्टूडेंट भी थे यहाँ, और 2021 में रहे 33 सिलेक्शंस। इसके अलावा जो हमारे लैब सीरीज है इसकी डिटेल्स 19 फेब से ये स्टार्ट हो गई थी, 23 मार्च तक ये चलेगी। 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही रहे हैं, और जो लैब ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है टेलीग्राम का, आप वहां जाइए, डेली आंसर मिलेगा आपको, क्वेश्चंस मिलेंगे। 9 से 10 बजे के बीच में आप स्कैन करके उस पीडीएफ फॉर्म में अपना नाम और डेट लिख के सबमिट कर दें, ताकि चेक करके आपको वापस मिल जाए। संडे को ऑफ रहता है, संडे को ऑफ अपना पिछले 6 दिन का एनालाइज कीजिए, आपने क्या मिस्टेक्स करी, क्या रिमार्क्स आए, उसके हिसाब से फिर लिखिए, और डेली 4 बजे आपको इसकी वीडियो मिल जाया करेगी। फिर भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा एकेडमी की तरफ से एक बैच लॉन्च किया गया HCS 20। ये मेंस में ध्यान रखते हुए रैपिड रिवीजन बैच है। इसमें 200 टॉपिक्स डेली आपसे सिर्फ 20 डेज के लिए 60 आवर्स हम डिमांड करते हैं, 200 टॉपिक्स में कवर कराए जाएंगे। इसके अलावा जीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें 8 टेस्ट है, 5 सेक्शनल है, 3 फुल लेंथ है, और ये इनकी सारी डिटेल आपको ऐप पे मिल जाएगी। वहां पे जाके आप जो एचसीएस का नया जो मॉडल इवोल्व हुआ उसके हिसाब से ही क्वेश्चंस और इवोल्यूशन है, तो आप यहाँ पे जाके भी टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी 2 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, और 300 टॉपिक्स का एक ये अभी 500 हो गया है। इसमें मोर देन 500 टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, जिसमें पर्सनल मेंटरशिप भी रहेगी, और उसमें 90% से ज्यादा पिछली बार भी हमने हिट किया था। तो ये बहुत अच्छा बैच है जीएस के लिए जिनको करना है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं आज की 2 क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है कि डिस्कस द मेजर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया एज ए चेयर ऑफ द G20। तो इस साल भी G20 के चांसेस है कि G20 से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन की डिमांड समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मेजर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराई गई इंडिया के द्वारा एज ए चेयर, ठीक है, बीइंग मतलब चेयरमैनशिप हमारे इस बार हमारे हाथ में थी, तो हमने कौन कौन सी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई G20 के लिए, तो वो हमें हाईलाइट करनी है। थोड़ा वो चैलेंज भी बता सकते हो। तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। इंट्रो में आप G20 के बारे में बता सकते हो कि G20 एक ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज हैं, और उसमें एक यूरोपियन यूनियन है, अभी अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड कर लिया है। या कब ये बनाया गया था, 1919 के जो एशियन क्राइसिस हुआ वो बता दो। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बताना, इंट्रोडक्शन में सिर्फ उसको अनफोल्ड करना है। कुछ बच्चों ने डायरेक्टली इंट्रोडक्शन के बिना ही स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी एक अच्छा मेथड नहीं रहता है। 2 से 2.5 लाइन आप डेडिकेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज हमने करी। एक तो पेंडेमिक का जो रेस्पॉन्स है, बिकॉज पेंडेमिक के थ्रू पूरे वर्ल्ड में चेंजेस आए, तो इंडिया ने G20 में इसको एज ए चेयर तो प्रायोरिटाइज किया। जो ग्लोबल रेस्पॉन्स था, आपको पता है कि जो पेंडेमिक था पूरे वर्ल्ड को उसने इंपैक्ट किया। तो हमारी एक्टिविटीज भी अगर कोऑर्डिनेटेड रहेंगी, वैक्सीन डेवलपमेंट है या फ्यूचर में ऐसा स्प्रेड ना हो, उसके लिए हमारा हेल्थ केयर का जो डेवलपमेंट करना है, कोई कोलैबोरेशन करना है, कोई कोई डिजिटल को प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसके लिए एक कोलैबोरेटेड एफर्ट बहुत जरूरी था। तो इक्विटेबल एक्सेस हो वैक्सीन की, मेडिसिन की, और मेडिकल सप्लाईज की, ये इंडिया ने इंश्योर किया। दूसरा, जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके लिए भी कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स इंडिया ने दिया। डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, इंडिया ने फोकस किया कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, मतलब साइबर सिक्योरिटी है, या ये समझो कि क्रिप्टो करेंसी आ रही है, तो इन चीजों को लेके पूरे वर्ल्ड में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बहुत जरूरी था। तो इसके ऊपर भी इंडिया ने डिस्कशन को प्रमोट किया। डेटा गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या साइबर सिक्योरिटी, तो ये कीवर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए। जैसे साइबर सिक्योरिटी आया, डेटा गवर्नेंस आया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आया। तो जब इसमें कीवर्ड्स आएंगे तो कीवर्ड्स क्या करते हैं कि आपके क्वेश्चन की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। आपने एक तो एक ही लाइन, एक ही कीवर्ड पे आपने एक ही लाइन में पूरा बता दिया है कि ये होना चाहिए, बट कई बार क्या होता है हम पूरा पैराग्राफ डेडिकेट कर देते हैं, बट उसमें से जो वैल्यू एडिशन है वो एक ही निकल के आता है। तो आपको वर्ड लिमिट बहुत ध्यान रखनी है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडिया ने कैंपेन किया, चैंपियन सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो जो क्लाइमेट चेंज है, आपको 17 के 17 जो एसडीजी हो याद होने चाहिए, जहां भी रेलेवेंट लगे आपको डालना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी है, या नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन है, या प्लस क्लाइमेट चेंज है। तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके कंक्लूजन में हम एसडीजी, क्लाइमेट चेंज, या ऐसा कोई G20, तो ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है एक जो थोड़ा सा ब्रॉडर भी है और इंक्लूसिव भी है, उससे कंक्लूड करना है। ठीक है, जो पोस्ट पेंडेमिक के बाद जो रिकवरी है उसके ऊपर भी इंडिया ने काफी फिस्कल और जो मॉनेटरी मेजर्स थे उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट का दिया है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल इंक्लूजन हो गया, ट्रेड पॉलिसीज हो गई। तो ऐसे करके करीबन आपको 8 से 10 पॉइंट तो इसमें बनाने ही थे। बहुत से बच्चों ने क्या किया कि सिर्फ 3 पॉइंट लिखे और उनको बहुत बड़ा कर दिया। तो एग्जामिनर तो उसमें ढूंढना पड़ रहा है कि इसमें साइबर सिक्योरिटी है कि नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। तो बेहतर है कि आप सब हेडिंग बनाइए, 1 2 3 4, और 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 7 से 8 तो आप बनाइए बनाइए। ठीक है, पॉइंट भले ही सारे आपने लिख दिए, कई बार एग्जामिनर को नहीं हाईलाइट होता है, या तो आप उसमें अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप अगर फैक्ट कहीं पे इन्वॉल्व होता है तो पहला फैक्ट तो यही डाल दो कि जो G20 की जो इकोनॉमीज है वो वर्ल्ड का 85% जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं, और 75% इंटरनेशनल ट्रेड को। एक तो ये फैक्ट डाला जा सकता था, या आप ये बता सकते थे कि भाई इंडिया ना जब G20 जब से बना है 1999 में, उसके बाद से ही इसका मेंबर है। तो ये फैक्ट आप बता सकते थे। तो इस तरह से हर क्वेश्चन में जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो आपको डालना ही चाहिए। ठीक है, उसी से वैल्यू बढ़ती है। अब कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूड आपको इसी चीज का निचोड़ निकालना है कि हाँ ऐसा ऐसा इंडिया ने किया, और इंडिया मतलब एज ए ग्लोबल लीडर या रीजनल स्टेबिलिटी पीस उसकी तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एसडीजी को हाईलाइट करना है, और एक इंक्लूसिव ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर हमको एस्टेब्लिश करना है। या फिर आप यूज कर सकते हो कि एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए इंडिया ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट दिया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम खत्म कर सकते थे। तो अब मैं आंसर भी दिखाऊंगा बच्चों ने इसको कैसे अटेम्प्ट किया है। चलो, इस बार भी ये क्वेश्चन उतना ही रेलेवेंट है, G20 के रिगार्डिंग घुमा फिरा के आ सकता है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि इंडिया के कुछ स्पेसिफिक जो इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, या इंडिया किसी नई बॉडी का मेंबर बना है, या अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया है, इस तरह की चीजें ना अगली बार भी उस एक पर्टिकुलर चीज को उठा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Critically analyze the basis of India's claim for the permanent membership of United Nations Security Council। ठीक है, अब इंडिया यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मांग रहा है, और उसके बेसिस को आपको एनालाइज करना है कि वो बेसिस कहां तक सही है। तो क्वेश्चन में लिख दिया क्रिटिकली एनालाइज। तो कुछ बच्चों ने क्या किया कि इसको क्रिटिकली ही देखना स्टार्ट कर दिया कि भाई क्वेश्चन में लिखा है कि, मतलब हाईलाइट तो आपको ये करना था कि G20 सॉरी कि जो यूएनएससी है उसके लिए इंडिया क्यों डिजर्व करता, आपको वो पॉइंट हाईलाइट करने थे। बट उन्होंने हाईलाइट करने स्टार्ट कर दिया कि इंडिया को अभी और अपने आप को डेवलप करना चाहिए, अगले 10 साल में टॉप 3 इकोनॉमीज में आना चाहिए। तो वो एक अच्छा मेथड नहीं है। इसमें आप क्या हाईलाइट करेंगे? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि हाँ यूएनएससी एक सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं, और इंडिया उसकी मतलब डिजायर कर रहा है। ठीक है, फिर आप लिखोगे कि क्यों इंडिया डिजायर कर रहा है और क्या उसके वैलिड रीजंस हैं। कम से कम 8 पॉइंट आने चाहिए इसमें, जैसे कि भाई एक तो पॉपुलेशन को अगर देखें हम तो वर्ल्ड का 1.5 बिलियन जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया। ठीक है, दूसरा ये कि इंडिया एक मैच्योर और एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर भी बन चुका है। तीसरा, यूएन के जो पीस कीपिंग मिशन है इंडिया उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मतलब हम रीजनल पीस, सिक्योरिटी, ग्लोबल ऑर्डर को कितना रेस्पेक्ट करते हैं। एक इंडिया एक ओल्डेस्ट और यू कैन से लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इंडिया का होना वहां बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इंडिया उनको बहुत हेल्प करता है, मतलब इन इकोनॉमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। तो उनका लीडर भी एक तरह से है, वो भी आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये बता सकते हो कि 9 बार तो हम नॉन परमानेंट मेंबर बन चुके हैं, तो अब हमारा टाइम आ गया परमानेंट मेंबर बनने का। ठीक है, और यूएनएससी में मतलब जो रशिया है, यूएस है, वो इंडिया की एंट्री के लिए पहले से ही अपना सपोर्ट दे चुके हैं, तो अब इंडिया को बनना ही चाहिए। ठीक है, हाल तो इसमें कुछ लोगों ने मैप बनाने की कोशिश करी कि 5 P5 नेशन को दिखा दे मैप के थ्रू, वो यहाँ पे इतना रेलेवेंट नहीं है। उस मैप से कोई खास वैल्यूएशन हो नहीं रहा है, हाल तो गलत नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? इंडियाज क्लेम फॉर अ परमानेंट सीट ऑफ द यूएनएससी काउंसिल
इज रूटेड इन द सेवरल क्रिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, आप ये बता सकते हो, एक दो लाइन और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमारे पास जब पॉइंट ज्यादा हो बॉडी के लिए तब इंट्रोडक्शन को 1 से 1.5 लाइन ही रखो। ठीक है, नंबर 1, साइज एंड पॉपुलेशन। तो इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है, अराउंड 1.5 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो ह्यूमैनिटी है, तो उनका एक ग्लोबल जो डिसीजन मेकिंग बॉडी उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। खास करके अफ्रीका, जैसे अफ्रीका कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहां से उनकी एक सीट भी नहीं है, तो वो भी सेम इंडिया कितना बड़ा लैंड मास भी होल्ड करता है, पॉपुलेशन भी है। दूसरा, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, हम इंडिया वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में से, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से है, और हमारी जीडीपी जो टॉप 5 ग्लोबली है तो उनमें से है, तो हमारा वहां पर इंटरनेशनल ऐसी बॉडी में होना जरूरी है। तीसरा, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो इंडिया की जो लोकेशन है इंडो पैसिफिक रीजन और इधर अफ्रीका के बीच में, तो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो इस वजह से भी साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया में हमारा एक अच्छा खासा रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए हमारा होना वहां बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर हम देखें अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ आर्मी, इन टर्म्स ऑफ नेवी, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। हम एक बहुत कैपेबल, एक बहुत रेस्पॉन्सिबल नेशन है, तो हम दिखाते हैं कि हमने कभी भी अपनी पावर को मिसयूज नहीं किया, बल्कि हमने हमेशा यही डेमोन्स्ट्रेट किया कि ग्लोबल सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जाए। अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को हमने यूएन पीस कीपिंग मिशन में किया, या जैसे बाकी नेशंस में कई मिलिट्री कू होता है तो हम उनको सपोर्ट भी करते हैं। एग्जाम्पल, कैक्टस जैसे हमने मालदीव में दिया। ठीक है, या जैसे ग्लोबल पेंडेमिक जब आया तो हमने कितने लोगों को वैक्सीन मैत्री के थ्रू हेल्प करी। ठीक है, नंबर 5, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम हैं, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन बहुत पहले से है, तो हम जो और इमर्जिंग डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड वाइड उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, डेफिनेटली, सीधी सी बात है। एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हम एस्टेब्लिश करेंगे। 6 नंबर है कि हमने यूएन जो पीस कीपिंग मिशंस हैं वो हमने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो ये दिखाता है कि हमारा ग्लोबल पीस सिक्योरिटी के लिए हमारा कितना कमिटमेंट है। कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म, तो हम चाहते हैं कि है ना कि पूरा वर्ल्ड एक तरह से एंगेज हो और बहुत सारे जो नेशंस हैं वो रूल बेस्ड ऑर्डर को ही फॉलो करे, तो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर भी हमारा उतना ही ध्यान है। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो एक लंबे समय तक हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट बने रहे। ठीक है, तो ये हमारा दिखाता है कि हम दूसरों की सोवरेनिटी को उतना ही रेस्पेक्ट करते हैं जितना हम अपनी को सेलिब्रेट करते हैं। तो एटलीस्ट 8 पॉइंट तो ये हो गए, एक दो पॉइंट आपको और एक्स्ट्रा कोई ध्यान आता है तो आप लिख सकते थे, लेकिन 7 से 8 तो यहाँ बनते ही हैं। अगर यहाँ पर आप फैक्ट डेटा डालना चाहते तो आप ये डाल सकते थे कि भाई 2.5 लाख से ज्यादा जो ट्रूप्स हैं वो हमने यूएन पीस कीपिंग मिशन में हमने दिए हैं, 49 मिशन में हमने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, वर्ल्ड की 6 लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन हमारा यूएन पीस कीपिंग मिशन में है। तो इस तरह से आप ये फैक्ट कहीं यूज कर सकते थे। हम इसके कंक्लूजन में क्या डालेंगे, कंक्लूजन में यही डालेंगे कि परमानेंट सीट इंडिया के लिए सिर्फ ना एक जरूरी है बट डिजायरेबल है और नेसेसरी है ग्लोबल ऑर्डर के लिए। ठीक है, क्योंकि मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर और डेमोग्राफिक देखते हुए ग्लोबल पीस सिक्योरिटी के लिए हमारा होना वहां पर एक नेसेसिटी बन जाती। ठीक है, ताकि ग्लोबल रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए यूएनएससी रिफॉर्म्स की बात आप कर सकते हो, ओवरऑल रिफॉर्म की जरूरत अभी आ गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, दोबारा भी आ सकता है बिकॉज ये बहुत साल से चल रहा है और अब G20 के बाद तो और भी ज्यादा इसका हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। अब मैं दिखाता हूं बच्चों ने किस हिसाब से अटेम्प्ट किया है, बिकॉज ये तो एक मॉडल आंसर है, रियल टाइम में हो सकता है इतना बेहतर आप ना लिख पाओ 8 मिनट में, बट कुछ बच्चों ने लिखा है तो वो हम देखते हैं एक बार। ये सारे कॉपी चेक करके मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दी हैं। अब वहां जाके दूसरों बच्चों की जो गलतियां हैं, जो मेरी रिमार्क्स हैं, जो अंडरलाइन है या स्पेलिंग एरर्स हैं, ग्रामेटिकल है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, किसी पॉइंट को इंट्रो में की जगह कंक्लूजन में यूज करना था, या डायग्राम कहां बन सकता था, वो सब हम देख सकते हैं। चलो, चिन्मय नाम से कोई है स्टूडेंट है, उनकी कॉपी देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस द मेजर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडिया एज ए चेयर ऑफ द G20। ठीक है, इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिखा G20 के बारे में, उन्होंने बता दिया कि एक मल्टीलेटरल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1997 जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसके बाद क्यों बनाया गया। जो मेजर एक्टिविटीज इन्होंने बतानी स्टार्ट करी। अब इन्होंने बताया कि इंडिया एज ए चेयर ये चीज हुआ है, तो एक यूनिवर्सल साइनिंग हुआ है दिल्ली डिक्लेरेशन का। ठीक है, तो ऐसे किसी चीज को बता के छोड़ देना भी इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। आपने हाईलाइट किया कि इंडिया ने दिल्ली डिक्लेरेशन वगैरह साइन कराया, तो या तो उसको ये बताओ कि दैट इज, या ये क्या चीज है, तो एक लाइन और ऐसा करना चाहिए,
बिकॉज ऐसा आप मान के चलो कि एग्जामिनर को मान लो नहीं पता है कि दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, तो उसके मन में ये सवाल आ सकता है कि यार इसको बताना चाहिए था या कि ये क्या चीज है। तो इसको ऐसे किसी भी चीज को मतलब आधा आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। दूसरा इन्होंने बताया कि भाई ग्लोबल सप्लाई चेन है, जो हमने पॉइंट डिस्कस किए सारे बता दिए। ऑलमोस्ट इन्होंने 5 से 6 पॉइंट बताए, सारे रेलेवेंट लगे मुझे। बट जैसे इनका एक पैराग्राफ आपको दिखाता हूं मैं। इन्होंने बताया कि इंडिया कोलैबोरेटेड विद रीजनल एंड ट्रांस रीजनल पावर्स टू प्रोवाइड ए फोरम टू एड्रेस द डिमांड्स ऑफ वैल्यू ऑफ वल्नरेबल नेशंस। एग्जांपल इन्होंने आइलैंड का बताया। तो देखो इस पॉइंट के ऊपर आपने आपने कम से कम 7-8 लाइन डेडिकेट कर दी है, ठीक है। तो इतना एक पॉइंट इतना स्पेस डिजर्व नहीं करता है। सेम अगले पॉइंट में भी इन्होंने वैसा ही बताने की कोशिश करी। India advocated for the aligned participation of global powers with regards to achievement of the national interest। तो ऐसे पॉइंट्स में कोई खास कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन ना होने के बावजूद भी इसको या तो आप यूज इतना बड़ा मत इसको दो, या अगर आपके पॉइंट खत्म हो गए हैं तो ऐसे पोर्शन को सेकंड हाफ में रखो। पहले आप वो हाईलाइट करो जो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, तो वो हाईलाइट कर दो, बाद में इसको आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब पॉइंट अच्छे हैं, ओवरऑल ओके है, मैंने 4 नंबर इनको दिए हैं। कंक्लूजन इन्होंने दिया कि 10 although India has played a pivotal role in the G20 chair, it needs to keep track of further development। तो यहां पर कंक्लूजन थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक या इंक्लूसिवनेस कम लग रही है। तो यहां पर आप बताओ कि या तो आप G20 की जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम वो डाल दो, इंट्रो में नहीं डाल पाए तो बॉडी में डाल दो कि हम हमारे जो थीम है वन वन वर्ल्ड वन फैमिली, उसी को ध्यान में रखते इंडिया ने सब कुछ सही कर दिया है या सही होने वाला है। तो थोड़ा सा कंक्लूजन इंक्लूसिव और फ्यूचरिस्टिक सा लगना चाहिए। G20 की बात हो रही है तो ये जो थीम था ये तो कहीं ना कहीं डिस्कस होना ही चाहिए था। इसके अलावा जो सब हेडिंग्स आपने 5 ही बनाई, कम से कम 7-8 बनाओ उन्हीं पॉइंट्स को ब्रेक करके, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स थे डिजिटल इकोनॉमी, ग्लोबल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, काउंटर टेररिज्म, या जो फैक्ट था हमारा 85% जीडीपी G20 कंट्री से ही आ रहा है, ऐसे फैक्ट आपने कहीं पे हाईलाइट नहीं किए तो आपका आंसर थोड़ा सा लैकिंग कर रहा है, ठीक है। इस हिसाब से इसमें ये इंप्रूवमेंट हो सकती थी। इनका दूसरा आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि क्रिटिकली एनालाइज करना है जो यूएनएससी की हम परमानेंट सीट मांग रहे हैं उसके लिए हमारा बेस क्या है। इंट्रोडक्शन इन्होंने बढ़िया बता दिया कि यूएनएससी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि यूएन चार्टर के बाद एस्टेब्लिश हुई। एग्जांपल इन्होंने दिया है यूएनएससी यूएन पीस कीपिंग मिशन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसको बॉडी में यूज करते हैं आप कहीं पे, आपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ अनफोल्ड करना है। यहां पर पीस कीपिंग मिशन से इंट्रोडक्शन करना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट सा लग रहा है। फिर इन्होंने डायग्राम बनाया है कि यूएनएससी के 5 P5 नेशंस हैं, फ्रांस है, यूके है। इसके ऊपर आपने इतना ज्यादा स्पेस घेर लिया तो यहां पर इसकी कोई नीड नहीं थी। अगर आप बताना ही चाहते हो तो एक लाइन में बता दो दीज आर द P5 नेशंस, ठीक है। इतना बड़ा डायग्राम बनाने से एग्जामिनर को लगेगा कि इसके पास कुछ कंटेंट है नहीं, आल तो कंटेंट नीचे है, लेकिन यहां पर डायग्राम बना के थोड़ा सा स्पेस ज्यादा घेर लिया तो हमारी वर्ड लिमिट क्रॉस हो रही है। इसके बाद आप बता रहे हो कि आपका पहला ही पॉइंट है पॉपुलेशन साइज। इंडिया हैज लार्जेस्ट ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ 8 बिलियन। तो इस पॉइंट से हमारा जो बेसिस है कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमें रिप्रेजेंटेशन दे दो। तो इसको आल दो हम ऐसे यूज करते कि इंडिया रिप्रेजेंट्स 1.3 बिलियन पीपल, तो वी नीड रिप्रेजेंटेशन देयर। इसको बस थोड़ा रिफ्रेम करना है, पॉपुलेशन ज्यादा इस वजह से दे दो, ये कोई मतलब इफेक्टिव बात नहीं लग रही यहाँ पे। डेमोग्राफिक इंटरेस्ट आपने दोबारा उसी पॉइंट को रिपीट कर दिया कि हमारे पास डेमोग्राफिक इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करना था। बाकी यहाँ पर जैसे आ, थोड़ा बहुत कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में आपने कर रखा है। अंडरलाइन एक ही लाइन में 3 चीज अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन बहुत ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ही कीजिए। अब आपने अपने आंसर शीट का ऑलमोस्ट 30% आपने दे दिया है ऑब्स्टेकल्स टू इंडियाज यूएन परमानेंट सीट। आपने यहाँ चैलेंज बताने स्टार्ट कर दिए, एथनिक क्लैशेज हो रहे हैं, इजराइल गाजा का इशू पे हमने स्टांस नहीं लिया, तो ये चीज यहाँ पर नहीं देना है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे बेसिस क्या है। चैलेंज आप एक लाइन में बता सकते हो, ऑल्दो देयर आर चैलेंजेस, ठीक है, लेकिन इस चैलेंज की वजह से हमारी सीट नहीं रुक रही है बिकॉज वहां चाइना वीटो पावर यूज कर रहा है। तो इस पोर्शन को इतना स्पेस देना आपने, मतलब यहाँ मणिपुर क्लैशेज आप बता रहे हो, तो यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप में आपने ऑब्स्टेकल बताया मणिपुर क्लैशेज या इजराइल गाजा का वोट, तो इसको इतना डेडिकेट नहीं करना था।
फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। अब्रप्टली एकदम से क्वेश्चन एंड हो गया है, ठीक है। आपने यहां पर क्या लिखा है कंक्लूजन में, इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल फॉर यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप दो इट शुड इंक्रीज द फेवरेबिलिटी ऑफ फॉर द सेम। तो मतलब आपने यहाँ पर थोड़ा जो लास्ट में कंक्लूड करते टाइम इसका टोन चेंज कर दिया कि हाँ मेंबरशिप हमको मिलनी चाहिए बट हमें भी अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंक्लूजन ऐसा करना था कि अगर इंडिया को मेंबरशिप मिलती है तो उससे ग्लोबल ऑर्डर को फायदा होगा, ठीक है। उस तरह की टोन रखनी थी, आल दो लाइक ग्लोबल ऑर्डर में या ऐसा कुछ। तो मैंने इसको 4 नंबर दिए हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन में काफी इंप्रूवमेंट की स्कोप है। तो इन्हीं मिस्टेक्स को आप नोट कर लीजिए, अगले आंसर में रिपीट नहीं होना चाहिए इस तरह की चीजें। एक आंसर और देख लेते हैं हम। नीति ने आंसर लिखा है, तो इन्होंने G20 वाले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा किया कि इंडिया का G20 चेयरमैनशिप है और हमारा वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, बहुत बढ़िया दे दिया। इसके बाद इंट्रोडक्शन यहाँ हो चुका है, दोबारा से आपने फिर से क्या लिखा कि थीम रिफ्लेक्ट्स इंडियाज विजन फॉर द ग्लोबल यूनिटी कलेक्टिविटी एक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा कट शॉर्ट करना है, हमारे पास नीचे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इंट्रोडक्शन को ही आपने कम से कम 8-9 लाइन दे दी है, तो यहाँ थोड़ा सा कट शॉर्ट करना पड़ेगा। फिर आप बॉडी पे आ गए हो कि मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, डिजिटल इकोनॉमी आई, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर, काउंटर टेररिज्म, रिफॉर्म, मल्टीलेटरिज्म। पॉइंट्स आपने 7 लिखे, बहुत बढ़िया पॉइंट लिखे आपने, ठीक है। फिर आपने कंक्लूड किया कि ये जो एक्टिविटीज थी इससे इंक्लूसिव और रेजिलिएंट इकोनॉमी आएगी और इंडिया का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस वर्ल्ड स्टेज पे दिखाता है। ऑल्दो इट वाज अ गुड अटेम्प्ट, 5.5 नंबर बहुत अच्छे रहते हैं इसमें। इसमें एक दो चीज आप ऐड कर सकते थे, तो वो कर सकते थे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या जो डेटा था 85% जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं G20 कंट्रीज, ये तो दो चीज ऐड ऑन हो सकती थी अगर ध्यान आए तो उस टाइम पर, ठीक है। अदरवाइज ये आंसर बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन जो था कि इंडिया का जो क्लेम है यूएनएससी की परमानेंट सीट में, उसमें इस आंसर में आप देखिए इन्होंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया बॉडी से ही। इंट्रोडक्शन यहाँ पर मीटिंग मिसिंग है एकदम से, यूएनएससी के बारे में या मेंबरशिप के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। डायरेक्ट आपने बताया कि दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको बताना था। पॉइंट आपने यहाँ सारे अच्छे बताए, डेमोग्राफी, ज्योग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। पीस कीपिंग कंट्रीब्यूशन आपने बढ़िया से बताया। एसडीजीज को आपने लिंक किया, ठीक है, कि ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी जो कि हमारा एसडीजी 16 है उसी पे हमारा कंट्रीब्यूशन है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज आपने बताई, रूल ऑफ लॉ आपने बताया, ये भी बहुत बढ़िया है। रीजनल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन, सारा बढ़िया बताया। तो इसमें भी ओवरऑल बहुत बढ़िया है, 5.5 नंबर इसमें भी रहेंगे। और जो कंक्लूजन है वो भी आपने अच्छा सा बैलेंस सा दिया है। Granting India's permanent membership would not only enhance the council representativeness but also strengthen its effectiveness in the addressing complex global issues। तो यही मैं चाह रहा था कि कैसे इंडिया की मेंबरशिप इंडिया को तो फायदा करेगी बट यूएनएससी को इटसेल्फ को फायदा करेगी ग्लोबल इश्यूज को डील करने में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सब कुछ मतलब बढ़िया से लिखा है। एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर आप कहीं पर डाल पाते तो बढ़िया था। ओवरऑल ये बहुत बढ़िया आंसर था, ठीक है। इसके अलावा एक आंसर और भी चेक किया था, वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो हिंदी मीडियम के भी अगर आप लिखते हो तो भाई 10 बजे से पहले सबमिट करो, क्योंकि 9 से 10 में जो सबमिट करते हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है। और टाइम बाउंड मैनर में ही लिखिए और कोशिश कीजिए 8 से 9 मिनट में वो पूरा हो जाए, ठीक है। आपको 20 आंसर लिखने पड़ेंगे, 8 मिनट आपको एवरेज टाइम मिलेगा, तो कोशिश करिए 8 मिनट से पहले ही खत्म हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।